संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में पिछले 2 सालों में कई हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त हुए। हॉस्पिटल के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक विशेष चर्चा की हमारे सहयोगी आशीष पात्रे ने। जबलपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी CMHO संजय मिश्रा जी से। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इनसे करेंगे हम कुछ खास सवाल। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और होली की आपको एडवांस शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ नजर आता है। 100% पूर्ण तो कोई भी व्यवस्था नहीं होती है और जो हमारे पास कहना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध है उनके आधार पर हम लोग पूरी सेवाएं जनता को देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स की कमी हर जगह होती है, स्टाफ नर्सेस की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 24/7 अपनी हर संस्था, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सिविल हॉस्पिटल हो या जिला अस्पताल हो, अनवरत हम लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इसमें शासन का भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर साहब, देखा गया ग्रामीण इलाकों में जो अधिकतर समय डॉक्टर अनुपस्थित ही रहते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई करते हैं? वो समस्या डॉक्टर्स को ये जाती थी ग्रामीण क्षेत्रों में कि उनको निवास के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होता था। अब शासन ने पिछले 1-1.5 साल से जो नई व्यवस्था दी है कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे और सब हेल्थ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे अब जो भी नए भवन बनाए जा रहे हैं उन नए भवनों के साथ ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए जो निवास है वो भी नया निर्माण किया जा रहा है। हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी बिल्डिंग के 1st फ्लोर पे हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उनके लिए निवास बनाया जा रहा है। तो अगले कुछ दिनों में ये समस्या नहीं रहेगी, नहीं तो डॉक्टर्स को रहने के लिए मकान भी नहीं मिलते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब वो धीरे धीरे समस्या दूर होगी और डॉक्टर पूरे समय 24 घंटे वहाँ उपलब्ध रहेंगे। देखा जाता है भाई साहब कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें अधिकतर दवाइयों को लेकर कमी का रोना रोया जाता है और मरीजों को बाहर से मजबूर होकर दवाई लेना पड़ती है। आपने किस तरह का निरीक्षण किया? जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, सरकार हर साल दवाइयों की संख्या बढ़ाती जा रही है। जो पहले 100 के आसपास थी संख्या, अब करीब 450 के आसपास, यहाँ तक कि 500 के आसपास प्रकार की दवाइयाँ अलग अलग स्तरों पे जिला चिकित्सालय, CHC, PHC में उपलब्ध हैं। और सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि राज्य स्तर पर एक कारपोरेशन का निर्माण कर दिया है जो पूरे राज्य के लिए दवाइयाँ एकत्रित करके उसके निर्देश देके उनका डिस्ट्रीब्यूशन सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो अब लगातार जो स्थिति है उसमें सुधार होता जा रहा है। जबलपुर में लगातार पिछले वर्षों में अस्पतालों के कई लाइसेंस आपने निरस्त किए, परंतु इसके बावजूद भी अगर अस्पताल संचालित हो रहे हैं तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? अभी तो जो भी अस्पताल जबलपुर में चल रहे हैं वो उनका सबका पंजीकरण है। एक ही चिकित्सालय पर अभी समस्या है और चूंकि वो कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए उसका पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी उसका संचालन कोर्ट के आदेश के तहत जारी है। अस्पतालों द्वारा बिना मापदंड की अस्पताल को संचालन किया जाने पर अगर आपको जानकारी मिलती है या कोई शिकायत मिलती है तो उन संचालक हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें? लोग को यदि ऐसी कोई शिकायत, किसी भी तरह की शिकायत यदि अस्पताल की मिलती है कि मरीज का इलाज अच्छे से नहीं हुआ, उसका बिल ज़्यादा हुआ है, तो हमारा एक हॉस्पिटल सेल अलग से बना हुआ है जिसके एक नोडल अधिकारी अलग से बनाए गए हैं। तो उनके द्वारा फिर उस अस्पताल में जाकर पूरी जांच की जाती है। आयुष्मान से संबंधित कोई शिकायत आती है आयुष्मान योजना से, तो हमारे आयुष्मान के जिला समन्वयक यहाँ पदस्थ हैं, उनके द्वारा जांच की जाती है और मरीज को यदि ज़्यादा बिल मांगा जा रहा है तो हम लोग उसके बिल की राशि को कम करा के उसको फ़ायदा दिलाते हैं। डॉक्टर साहब कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है, उसके बाद उसको लालच देकर बुला लिया गया कि हम 50,000 में आपका इलाज कर देंगे और ये कर देंगे, और उसके बाद होता यह है कि बाद में बोले आपके फिंगर नहीं आ रहे हैं या फिर वो आयुष्मान चलेगा नहीं आप यहाँ पे। ऐसे कई अस्पताल उदाहरण में हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई? एक्चुअली में कि जो आयुष्मान भारत योजना है, जो आयुष्मान कार्ड धारी हैं उनके करीब 150 के आसपास के पैकेज बनाए हैं शासन ने और अलग अलग अस्पतालों ने अलग अलग तरह के पैकेज लिए हैं। तो आयुष्मान कार्ड धारियों को ये ज़रूरी है कि जब वो किसी अस्पताल में पहुंचते हैं तो ये पहले स्पष्ट कर लें अस्पताल के प्रबंधन से
कि हमारा जो आयुष्मान कार्ड है और जो उनकी बीमारी है वो उस पैकेज में आ रही है या नहीं, और उसके कारण समस्याएं होती हैं कि वो पैकेज में ना होने के बाद भी मरीज भर्ती हो जाता है। उसके बाद जो अस्पताल प्रबंधन है उनसे अतिरिक्त राशि की मांग करता है। लेकिन आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा एक ये नियम है, यदि ऐसी कोई शिकायत आती है और उसकी जांच में पाया जाता है कि अस्पताल ने ज़्यादा पैसा लिया है तो उस पर फिर पेनाल्टी लगाई जाती है उतनी राशि की, और वो राशि वसूल के मरीज के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। जैसे कि आपने बताया, अभी जबलपुर शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, BMHS जो डॉक्टर है उनकी भरमार हो गई है। जो इलाज में लापरवाही करते, कईयों की जान से खिलवाड़ करते, ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध अगर शिकायत आती है तो उन पर क्या कार्रवाई? मेडिकल विधा का सवाल है। इसमें आयुष जो विधा है जिसमें BAMS, BHMS और BUMS ये पद्धतियां भी शामिल हैं। तो यदि किसी विश्वविद्यालय से उसने BHMS या BAMS की डिग्री ली है तो वो, और उसका रजिस्ट्रेशन यदि उनकी काउंसिल में है तो वो प्रैक्टिस अपनी विधा की कर सकता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिस डॉक्टर के पास जिस विधा की, एलोपैथी करेगा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तो वो नियम के अंतर्गत प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन यदि दूसरी विधा में वो प्रैक्टिस करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही का प्रावधान है। ये जो BMH कोर्स किए हुए अभ्यर्थी है, स्वयं को डॉक्टर लिख सकते हैं? जी हाँ, ये इनका BHMS हो, BAMS हो या BUMS हो, ये बिल्कुल, यदि इन्होंने ये अर्हता पूरी की, ग्रेजुएशन कोर्स है और ये डॉक्टर ही कहलाते हैं और डॉक्टर अपने साथ लिख सकते हैं। भाई साहब, जैसे कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा होने का दावा किया जाता है, लेकिन इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए क्या होता है कि हर स्तर पे जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग तरह से उपलब्ध हैं। जैसे जिला चिकित्सालय में बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, हर तरह के ऑपरेशंस भी होते हैं, हर तरह के ICU है, HDU है, सब कुछ है। पैथोलॉजी लैब बहुत विकसित हो गई हैं, 150 से 200 टेस्ट तक हो रहे हैं और बहुत अच्छी मशीनें लग गई हैं, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, इन सब की सुविधा है। ICU, ICCU ये बहुत विकसित हो गए, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। बच्चों का जो विभाग है, SNCU, जो NRC है, इन सब में बहुत विकसित कर लिया गया है और किसी भी तरह के गंभीर स्थिति में भी अब हमारे अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। सिविल अस्पताल है पाटन में, यहाँ महिला मरीजों को सोनोग्राफी के लिए प्राइवेट में भेजा जाता है, जबकि अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए शासन ने एक नया निर्देश दिया था कि वहाँ जो लेडी डॉक्टर हैं उनको हम सोनोग्राफी की ट्रेनिंग दें, जिससे वो गर्भवती स्त्रियों की सोनोग्राफी कर पाएँ। पाटन अस्पताल का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि पाटन हमारे प्रदेश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है। वहाँ सोनोग्राफी मशीन है, बहुत अच्छी कम मशीन है। डॉक्टर रश्मि कुमारे वहाँ पदस्थ हैं, MS गायनेकोलॉजी हैं, ट्रेंड है और पिछले 3 से 4 साल से वो लगातार सभी गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करती हैं। अब कोई महिला स्वयं यदि कहीं चली जाए, और अब तो शासन ने ही इस तरह की सुविधा दे दी है कि प्राइवेट सोनोलॉजिस्ट यदि चाहें तो वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए। तो यदि गर्भवती महिला प्राइवेट सोनोग्राफी जो कि शासन से पंजीकृत हो गई है वहाँ सोनोग्राफी कराएगी तो उस महिला को कोई पैसा नहीं लगेगा, शासन उस महिला की सोनोग्राफी का पैसा उस प्राइवेट सोनोग्राफी लैब को देगा। जैसे कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का मरीज के साथ व्यवहार रूखा रहता है, इस दिशा में कोई कदम आप उठाने जा रहे हैं? है कि 2 पक्ष होते हैं, मतलब मैं भी चिकित्सालय में काम कर चुका कई सालों तक। थोड़ा सा मरीज और उसके रिश्तेदार, मैं एक एग्जांपल दूं, एक मरीज भर्ती होता है तो हमारे स्टाफ से, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, उनसे कम से कम 10 लोग उस मरीज की जानकारी लेने आते हैं, क्योंकि जो भी आता है रिश्तेदार अस्पताल में वो जाकर नर्स से पूछेगा मरीज कैसा है। यदि मान लो किसी की डिलीवरी होनी है तो डिलीवरी कब होगी। तो क्या होता है, देखिए कार्य इतना ज़्यादा है हमारे स्टाफ के पास, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो एक ही मरीज के बारे में बार बार जानकारी देने में थोड़ा सा वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं, थोड़ा असहज हो जाते हैं और काम के दबाव में वो हो सकता है कभी मरीज को या उसके रिश्तेदार को कभी इस तरह की भाषा बोल देते हों। वैसे बोलना नहीं चाहिए और मेरा दोनों से ही निवेदन है कि हमारा स्टाफ भी और मरीज के रिश्तेदार भी इस बारे में थोड़ा संयम बरतें। नहीं, आप भी रहे हैं, बाकी कैलगरी में रहे, बहुत सारे अस्पतालों में आप रहे, और आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार की घटना सामने नहीं आई? नहीं, देखिए क्या होता, अपना अपना टेम्परामेंट है।
कि मेरी बहुत ज़्यादा सुनने की आदत है, मैं जितना बोलेगा कोई सुन लेता हूँ। तो इसलिए ये स्थिति है और सबको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए मरीज़ है परेशान है, उसके रिश्तेदार हैं वो भी परेशान हैं, तो उनकी संतुष्टि जिस बात में हो, इसलिए हम लोग आजकल अपने स्टाफ को ये सिखा रहे हैं कि काउंसलिंग बहुत अच्छे से करिए, मरीज़ और उसके रिश्तेदारों को अच्छे से समझाएं कि मरीज़ कैसा है, क्या स्थिति है, यदि डिलीवरी वाला केस है तो कब डिलीवरी संभावित है उसकी, अभी कोई खतरा नहीं है। दूसरे मरीजों को भी समझाएं कि शांति से रहें, इलाज पूरा आपको मिलेगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, और हम सभी आपको होली में एडवांस बधाई शुभकामनाएं पेश करते हैं आपको भी बहुत बहुत और पूरे विक्टोरिया के स्टाफ को। आशा करेंगे कि आप सीएमएचओ के पद में आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। नहीं, शासन जब तक चाहेगा मैं बिल्कुल लगन से काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जबलपुर के सीएमएचओ जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय मिश्रा जी से, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से अस्पतालों के लिए मापदंड बनाए गए हैं, उस पर खरे उतरने की जो बातें आ रही हैं सामने, वे डॉक्टर और मरीजों के सामंजस्य से बनती हैं, जिनका कहना है। आशीष बात्रे के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर।